हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर करवाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर ये पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं विद 100% पासिंग गारंटी। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, या फिर हमारे ऐप पर जाकर लिंक के थ्रू, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उस लिंक के थ्रू हमारे ऐप पर जाकर आप डेमो स्टडी मटेरियल देखकर भी हमारे स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट स्टडी पैकेज, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट है, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स में आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर्ड है। देन रिविजन PDF, जिसमें हमने मोर देन 1500 MCQs कवर करा है, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो ये जो सारा कंटेंट है बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइडेड है। अगेन 100% पासिंग गारंटी, आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो नंबर हमारा शो हो रहा है, ऐप के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज आई सेड बिफोर कि आपको हमारे ऐप पर डेमो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, उसको देखकर भी आप स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नोट्स एंड MCQs के थ्रू हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसके लिए आप पेपर 2 के स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। नंबर हमारा शो हो रहा है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, लेट्स बिगिन विद द MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इन रिसर्च? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पायलट स्टडी का पर्पस क्या होता है रिसर्च में। तो पायलट स्टडी होती क्या है, पहले हम वो देखेंगे। पायलट स्टडी वो स्टडी होती है जो स्मॉल स्केल पर परफॉर्म की जाती है। अब पायलट स्टडी स्मॉल स्केल पर ही क्यों परफॉर्म की जाती है? बिकॉज ये देखने के लिए कि स्मॉल स्केल पर जब रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करते हैं, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं, सो वो सक्सेसफुल है या नहीं, ये देखने के लिए रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं। अगर वो स्टडी सक्सेसफुल होती है तो स्टडी को रिसर्चर लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पायलट स्टडी का पर्पस क्या होता है। सो पायलट स्टडी का पर्पस ये होता है कि हमें जो लार्ज स्केल पर स्टडी परफॉर्म करना होता है, वो चेक करना होता है कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। इसीलिए रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म कर कर देखते हैं वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू गेज सुटेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फुल स्टडी। सो यहाँ पर आपके लिए न्यू वर्ड है गेज। गेज का मतलब होता है टू चेक और टू टेस्ट। ये टेस्ट करने के लिए कि वो स्टडी लार्ज स्केल पर हम कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। दैट्स व्हाई ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, कि पायलट स्टडी का पर्पस ही होता है कि वो जो स्टडी है हमारी वो लार्ज स्केल पर हम परफॉर्म कर सकते हैं नहीं, ये चेक करने के लिए रिसर्चर पायलट स्टडी परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, टू फाइंड रिस्पोंडेंट्स फॉर फुल स्टडी। अब पायलट स्टडी से रिस्पोंडेंट्स को हम फाइंड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू फाइनलाइज मेथोडोलॉजी फॉर फुल स्टडी। मीन्स हम पायलट स्टडी परफॉर्म कर ये नहीं देखते हैं कि हमें कौन से मेथड यूज करना चाहिए, हम मेथड्स फाइनलाइज नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू फाइनलाइज सैम्पलिंग फॉर फुल स्टडी। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पायलट स्टडी रिसर्चर इसलिए भी नहीं करते कि वो सैम्पलिंग फाइनलाइज करे फॉर फुल स्टडी। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गेट सुटेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फुल स्टडी। पायलट स्टडी का पर्पस ही ये होता है कि रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, ये देखने के लिए और ये चेक करने के लिए कि वो स्टडी लार्ज स्केल पर सुटेबल होती है या फिर नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर इज अ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आर क्या होता है। सो आर एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करा जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस के लिए। अब ये जो आर होती है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर जो है आपकी एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज किया जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए है।
और आर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। सो ये एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In research report dash is used to acknowledge indebtedness। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जहाँ पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे। अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में, सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी। So this is very important in research. So that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hypothesis that suggests that a cause and effect relationship between the variables is referred to। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस होती है जो हमें बताती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। सो वो हाइपोथेसिस आपकी होती है कॉजल। जैसे आप देख रहे हो कॉजल का मीनिंग ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, मीन्स एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल, ये देखने के लिए हम कॉजल हाइपोथेसिस यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये नहीं बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट ही रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल, बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में कौन सी हाइपोथेसिस बताती है, बट नल हाइपोथेसिस तो कोई रिलेशन ही नहीं बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। नेक्स्ट, डेटा derived from reliable measurement of observation is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो हमें रिलायबल मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिलता है वो डेटा को हम क्या कहते हैं। सो उस डेटा को हम कहते हैं इंपेरिकल डेटा। इंपेरिकल डेटा वो डेटा होता है जो आपके रिलायबल मेजरमेंट, जो आपको ऑब्जर्वेशंस और जो आपके खुद के एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है, और उस डेटा को हम कहते हैं एम्पेरिकल डेटा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा वो डेटा होता है जो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर डेटा फाइंड आउट करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, सो वो हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इथनोग्राफिक डेटा। इथनोग्राफिक डेटा जो कल्चर्स पर बेस्ड होता है, वो इंफॉर्मेशन से कल्चर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस डेटा को आप कहते हैं इथनोग्राफिकल डेटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो डेटा होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के थ्रू, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ओके, इन सारे चीजों के थ्रू मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा।
जिसको आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, मेजर भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो आपके एक्सपीरियंस पर और जो आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेसिस डेटा होता है, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। नेक्स्ट, find mode for the following data set: 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 and 64। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक डेटा गिवन है और हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड क्या होता है? मोड आपके ऑब्जर्वेशन में और यू कैन से आपके डेटा पॉइंट में ऐसी वैल्यू होती है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है और ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे हो इस डेटा में आपके पास 51 जो है, 51 वैल्यू ये 2 बार रिपीट हो रही है। सो इस डेटा का मोड हो जाएगा आपका 51। सो हियर मोड इज 51। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, find median for the following data set: 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 and 64। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें सेम डेटा सेट गिवन है और हमें इस डेटा सेट का मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो आपके ऑब्जर्वेशन में और आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू को आप कहते हैं मीडियन। अब जैसे आपको ये जो डेटा सेट गिवन है, ये इस डेटा में आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो रिमेम्बर, जैसा कि मैंने आपको हमारे लेक्चर्स में बताया था, मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू। सो मीडियन फाइंड आउट करने के 2 स्टेप्स मैंने आपको बताया था। सो स्टेप 1 आपका ये था। स्टेप 1 में आप आपके डेटा को अरेंज करते हो लोअर से हायर लेवल में। अब जैसे आपका जो डेटा सेट, आपको जो ये डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है लोअर से हायर वैल्यूज में। सो आपको यहाँ पर स्टेप 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। देन स्टेप 2 में आप ये देखते हो कि आपका जो डेटा गिवन है, आपके डेटा में जो डेटा पॉइंट्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, वो ऑड है या फिर इवन है। अगर आपका जो डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके ऑड होते हैं, तो उस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होंगी सिर्फ एक ही मीडियन वैल्यू होंगी। बट अगर आपका जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो इवन है, तो इस केस में आपकी जो मिडिल वैल्यू होती है, मींस जो आपका मीडियन होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। आप 2 मिडिल वैल्यू लेते हो, देन उस 2 वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट करते हो। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है, ये ऑड है या इवन है, ये हम पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। मीन्स ये आपका जो डेटा सेट आपको गिवन है, जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पर 13 है, इसलिए ये ऑड हो गया आपका डेटा। सो इस केस में आपका जो मीडियन की वैल्यू होगी सिर्फ एक ही आएगी। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड से आपके डेटा को काउंट करते हो, तो अगर आप मीडियन मान लो अपने 7 नंबर पर मान लिया, और राइट साइड से भी आप जाते हो तो आपका जो 7 नंबर पर है यही नंबर आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो मीडियन है इस केस में 38 होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑड नंबर, ऑड डेटा था, इसलिए यहाँ पर एक ही आपकी मिडिल वैल्यू आई, मीन्स मीडियन एक ही होगा। अगर आपका इवन होता डेटा तो यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू आती मीडियन वैल्यू और उसका आप एवरेज लेते हो। But for this question 38 option D is the right answer. Next, non-parametric test measure variables at। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो किस वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो रिमेम्बर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नेक्स्ट होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मींस आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच का।
अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से वेरिएबल्स को मेजर करता है। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल लेवल ऑफ स्केल इस वेरिएबल्स को मेजर करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनल लेवल। नेक्स्ट, find mean for the following data set 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 and 64। इस क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको एक डेटा सेट गिवन है, उस डेटा सेट का मीन फाइंड आउट करनी है। मीन क्या होता है, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मीन का भी फॉर्मूला होता है, आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो xi सबमिशन, पहले तो क्या होता है आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, आपको ऐड करना होता है जो आपको डेटा सेट गिवन है। तो यहाँ पर आपको जितने भी डेटा सेट, जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है सबको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 19 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 51 प्लस 61 प्लस 64 then divided by n means total number of data points। टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 13 इज इक्वल्स टू, आपको इन सारे टर्म्स को ऐड करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 1 जा 13 4 जा 52 एंड 0 एज इट इज। मीन्स यहाँ पर आपका मीन जो होगा, मीन्स एवरेज वैल्यू जो होंगी इस डेटा सेट की, वो हो जाएगी आपकी 40। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट, identify the open source software from the following: OpenOffice, Microsoft Office, Linux OS, Mac OS। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। ओपन मीन्स फ्रीली। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का गिवन है ओपन ऑफिस, जैसा वर्ड में ही मीनिंग गिवन है, ओपन मीन्स फ्री। सो ओपन ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो, और विच इज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स इन 1998। सो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो। पॉइंट सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड, लिनक्स ओएस। लिनक्स ओएस और ओपन ऑफिस ये दोनों भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ये दोनों भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। थर्ड पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ, मैक ओएस। मैक ओएस ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है, इसी को भी आप फ्री नहीं यूज कर सकते हो, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड। मीन्स ओपन ऑफिस एंड लिनक्स ओएस ये दोनों भी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.